नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागीला न्यूज चैनल का उत्तराखंड बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ उंजिला फातिमा। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। मुख्यमंत्री धामी ने की सीएम हेल्पलाइन व जन समर्पण पोर्टल पर दर्ज शिकायतों की समीक्षा। जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने ली जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक। लोहाघाट में नमामि गंगे परियोजना के तहत गंगा संरक्षण व जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित। विधायक शिव अरोड़ा ने दुकानदारों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचकर एडीएम को सौंपा ज्ञापन। सरकार के आदेशों के बाद प्रदेश भर में अवैध मदरसों के खिलाफ कार्रवाई जारी। बाजपुर में बिना नक्शे के निर्मित 12 दुकानें सील। जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण उधम सिंह नगर की टीम ने की कार्रवाई। 20 मार्च को आयोजित होंगे पूरे जिले में कार्यक्रम। रामनगर में सरकारी अस्पताल को पीपीपी मोड से हटाने की मांग को लेकर पूर्व ब्लॉक प्रमुख संजय नेगी ने शुरू किया 24 घंटे का अन्न जल त्याग अनशन। आईएएस दीपक रावत ने काठगोदाम वैली ब्रिज का किया निरीक्षण। पहाड़ में शराब की दुकानों को खोलने को लेकर लोगों ने किया विरोध। एसएसपी अल्मोड़ा के आदेश पर लापरवाह चालकों पर सख्ती। रामनगर की सामाजिक संस्था इंटरनेशनल पायनियर्स क्लब द्वारा आयोजित की गई 2 दिवसीय निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर। इच्छा कोतवाली पुलिस ने पति की हत्या करने वाले पत्नी और उसकी प्रेमी को किया गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज वर्चुअल सीएम हेल्पलाइन 1905 व मुख्यमंत्री जन समर्पण पोर्टल पर दर्ज शिकायतों की समीक्षा करते हुए कहा कि सीएम हेल्पलाइन व मुख्यमंत्री जन समर्पण पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के समाधान हेतु सरकार संवेदनशील व कटिबद्ध है। इस अवसर पर सभी विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। के जो समीक्षा की गई है उसके क्रम में मैं 2 चीज़ों को हाईलाइट करना चाहूँगा। इससे सबसे ज़्यादा जो जनता मिलन के कार्यक्रम हुए हैं वो उधम सिंह नगर जिले में हुए हैं। सबसे ज़्यादा जो समीक्षा के कार्यरत हुए हैं वो यहीं से जारी हुए हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं हम लोगों के यहाँ क्योंकि जनसंख्या भी ज़्यादा है, समस्याएँ भी ज़्यादा हैं, तो हमारे अधिकारी कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा कोशिश तत्परता से रहते हैं। संख्या में ज़रूर हम लोग कहीं ना कहीं ज़्यादा रहते हैं, लेकिन मुझे देखा जाएगा परसेंटेज में तो हमारी शिकायतों का निस्तारण काफ़ी संतोषजनक है। इसमें मुख्यतः राजस्व और हमारा शहरी विकास विभाग की हम लोग विशेषता समीक्षा लेते रहते हैं। लगभग 2400 कॉल्स जिलाधिकारी द्वारा स्वयं की गई हैं इसमें, ताकि लोगों तक जब सरकार का ये मैसेज पहुंच सके कि सरकार जागरूक है और समस्याओं को समाधान तक ले जाने के लिए सक्षम है। शहर में जिस तरह से लगातार सड़क दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं, उसको देखते हुए आज जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक लेते हुए जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने सड़क दुर्घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए शहरी क्षेत्रों के सड़कों की डिटेल सर्वे कर ब्लैक स्पॉट्स चिन्हित करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि जो पूर्व में ब्लैक स्पॉट्स चिन्हित किए गए थे उनमें की गई कार्रवाई की भी समीक्षा की। उन्होंने खतरनाक कटों को बंद करने के निर्देश दिए। साथ ही सड़क के कटों, मोड़, डायवर्जनों पर कैटाई साइनेज रिफ्लेक्टर लगाने के निर्देश दिए। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। Exactly. समिति की हमारी बैठक होती है। इसमें मेन जो हमारा आशय होता है वो आशय ये होता है कि कहीं भी और कोई भी ऐसे जो हमारी डेथ्स होती हैं वो किन कारणों की वजह से हो रही है, कहीं उन कारणों को जिनको हम कहते हैं, उन स्पॉट्स को हम लोग कहते हैं ब्लैक स्पॉट्स, तो क्या उन ब्लैक स्पॉट्स को हम लोगों ने निराकृत कर लिया है, और यदि निराकरण कर लिया गया है तो क्या वहाँ पे डेथ्स रुकी हैं। इन चीज़ों की पूरी समीक्षा की गई। तो कई जगह हम लोगों ने देखा कि नए स्पॉट्स को भी आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत थी, जिनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है। और इसके अलावा जो हमारे ब्लैक स्पॉट्स जो हमारे पहले चिन्हित थे उनको हम लोगों ने हटाने के लिए पूरी समीक्षा की गई, क्या उनके द्वारा अच्छा कार्य किया गया कि नहीं किया गया है। इसमें हमारे इसके उपरांत हमारा फिज़िकल वेरिफिकेशन भी होगा, जिसके लिए टीम को पूरा निर्देशित कर दिया गया है कि अप्रैल फर्स्ट वीक तक सारे ब्लैक स्पॉट्स का निरीक्षण कर लें, ताकि हमारी कोशिश यही रहे कि जो भी इसमें जितना भी हम लोग अगर कुछ प्रिवेंशन के कर सकें, कोई भी हम लोग प्रिवेंटिव एक्शन ले सकें, तो उसको हम लोग अपने स्तर से ले लेंगे। स्वामी विवेकानंद राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय लोहाघाट में नमामि गंगे व अर्थ गंगे परियोजना के अंतर्गत गंगा संरक्षण व जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की नोडल डॉक्टर सुमन पांडे के नेतृत्व में बुधवार को महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने नगर के बजरंगबली वार्ड में स्थित प्राचीन जल स्रोत रुक्मणी नोले की सफाई की। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की। सर, ये नमामि गंगे प्रोजेक्ट है हमारा, देहरादून से संचालित होता है और मोदी जी का ड्रीम है कि जो हमारे प्राकृतिक जल स्रोत है
उनको हम बचाएं। तो हम हमेशा विगत 4 वर्षों से ये काम कर रहे हैं। तो इस साल हमने जो हमारे हर वार्ड में जो नौले हैं उनके संरक्षण के लिए कदम उठाया। जैसे कल हमने कचहरी वार्ड में एक नौले की सफाई करी थी और आज हमने बजरंगबली वार्ड में किया है, ऐसे लोहावती वार्ड में। तो जितने भी प्राकृतिक नौले हैं, जल स्रोत है हमारे, क्योंकि हमने नदी संरक्षण करना है तो हमारी नदियों का जो संरक्षण होना है वो हमारे प्राकृतिक जल स्रोतों के माध्यम से होना है। तो हम ऐसे ही अपने कार्यक्रम में हमारे जो गाड़ गधेरे हैं, जो छोटी नदियों में मिलते हैं गाड़ गधेरे, उनको भी साफ कर रहे हैं। हम पॉलीथीन मुक्त करना चाहते हैं, अपने से मुहिम कर रहे हैं और हम सोचते हैं कि हम एक छोटा सा प्रयास करें, एक नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जगह जगह जाके हम हर वार्ड में जाके इस नमामि गंगे प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। लोगों से कहना चाहते हैं सर, एक पॉलीथीन बचाएं अपनी ओर से। कभी ये ना सोचें कि वो पॉलीथीन में जा रहा है। यदि हम एक पॉलीथीन बचाते हैं तो हम अपना एनालिसिस करें कि 365 पॉलीथीन हम खुद ही बचा लेते हैं। तो यदि हम हर किसी से कहें कि आप, मेरा पहला मकसद ये है कि एक तो पॉलीथीन से दूर रहें और दूसरा हम पेड़ पौधे लगाएं, और वो पेड़ पौधे लगाएं जो हमारे बांज हैं, बुरांस हैं, काकड़ हैं, उतीस है, ये पौधों को लगाएं। ये जल को भी संरक्षित करता है और हमारे पर्वतीय क्षेत्र के लिए आवश्यक भी है। सर, नमामि गंगे कार्यक्रम पूरे भारतवर्ष में जोर शोर से मनाया जा रहा है। हमारे जितने भी प्राकृतिक स्रोत हैं उनकी सुरक्षा करना हमारा प्रथम दायित्व है। आज हम देख रहे हैं कि हमारे जो नौले प्राकृतिक स्रोत का बहुत बड़ा साधन हुआ करते थे, आज धीरे धीरे हमारी उपेक्षा का शिकार हो रहे हैं। इस कार्यक्रम के, इस अभियान के तहत हम सबका यही कहना है कि हम अपने प्राकृतिक धरोहरों को बचाए रखें और नदियों को प्रदूषित होने से बचाएं, प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करें और इस भारत की जो सुंदरता है और पर्यावरण को बचाए रखने के लिए जो अपनी प्रतिबद्धता है वो सब बनाए रखें। ये मेरा संदेश है। छतरपुर रोडवेज की दीवार से विश्वकर्मा मार्केट के दुकानदारों को अतिक्रमण हटाने का नोटिस मिलने के बाद विधायक शिव अरोड़ा ने दुकानदारों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचकर एडीएम को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान दुकानदारों ने कहा कि जो विगत 45 वर्षों से इन खोखा दुकानों के माध्यम से अपनी गुजर बसर कर आजीविका चला रहे थे, जिनको कुछ दिन पहले अतिक्रमण की जद में आने का नोटिस थमा कर हटाए जाने की बात सामने आई, वहीं विश्वकर्मा मार्केट के लोगों द्वारा ये विषय विधायक शिव अरोड़ा के पास पहुँचाया गया, जिसके बाद ये ज्ञापन सौंपने की कार्रवाई अमल में लाई गई। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। विश्वकर्मा मार्केट के डेलीगेशन के साथ रख होना चाहिए। दूसरा विषय ये देखिए, यहाँ जो विश्वकर्मा मार्केट है, जो पिछले 40-50 साल से वहाँ लोग रोजगार कर रहे हैं, वहाँ जब रोडवेज का निर्माण हुआ तो रोडवेज का निर्माण आरंभ होने से ही ये प्रक्रिया चलाने की कई बार कोशिश हुई कि उन्हें हटा दिया जाए। मेरा अवश्य कहना था कि जब निर्माण कार्य चल रहा तो निर्माण कार्य में किसी भी प्रकार का व्यवधान इन दुकानों के कारण से नहीं है, इसलिए इन्हें ना उजाड़ा जाए। और कई बार जेसीबी गई वहाँ, जहाँ जेसीबी के सामने, अधिकारियों के सामने मैंने स्वयं खड़े होकर हर बार जेसीबी को वापस भेजा है। अभी 13 मार्च को फिर से नोटिस गए हैं, जिसमें 23 मार्च तक का समय दिया गया है। आज हम एक प्रतिनिधिमंडल लेके जिलाधिकारी महोदय के पास आए हैं और हमारा बड़ा स्पष्ट मानना है कि पहले तो किसी की भी रोजी रोटी को खत्म करना, उजाड़ना एक मानवीय आधार पे कोशिश की जानी चाहिए कि वो ना हो। पहली मांग ये है कि वहीं पर उनकी रोडवेज का काम भी चलता रहे और उनका रोजगार भी वहाँ पर चलता रहे। दूसरा, अगर किन्हीं अपरिहार्य कारणों से वहाँ उन्हें हटाने की आवश्यकता पड़ती है तो उनकी पुनर्वास की योजना निश्चित रूप से प्रशासन के द्वारा आश्वस्त की जाए कि उनका पुनर्वास किस प्रकार से किया जाएगा और फिर उन्हें विश्वास में लेकर फिर कोई कार्रवाई की जाए। तो इस प्रकार के विषय आज लेके हम जिलाधिकारी महोदय के पास आए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि जिलाधिकारी महोदय से वार्ता करने के बाद उसका समाधान निकाल। सरकार के आदेशों के बाद प्रदेश भर में अवैध मदरसों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। जनपद उधम सिंह नगर की बात करें तो जगह जगह अवैध मदरसों के खिलाफ कार्रवाई देखने को मिल रही है। बीते रोज जनपद के सितारगंज, काशीपुर और जसपुर खुर्द में 1 दर्जन से अधिक अपंजीकृत और अवैध मदरसों को सीज किया गया, तो वहीं आज रुद्रपुर के गोटिया सुभाष कॉलोनी में 2 मदरसों को सील किया गया। इसके अलावा जसपुर क्षेत्र में मदरसों पर कार्रवाई जारी है। इस दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी मात्रा में पुलिस प्रशासन भी मौजूद है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। उधम सिंह नगर में जितने भी हमारे मदरसे, सर्वप्रथम हम लोगों ने इनका चिन्हीकरण किया गया। इन चिन्हीकरण के अंतर्गत सबसे पहले तहसील खटीमा में कार्रवाई संपादित की गई। उसके बाद तहसील सितारगंज, तहसील आज यहाँ पे हमारा काशीपुर में कार्रवाई चल रही है। तो एक एक तहसील को इसमें लिया जा रहा है और
सभी मदरसों में, क्योंकि हमको कुछ फोर्स की भी आवश्यकता होती है जब हम लोग करते हैं। पूरी टीम जाकर इसको देखती है, जिसमें समाज कल्याण अधिकारी और माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर भी मौजूद रहते हैं। तो इसमें हमारे 2 फेज में पूरी कार्रवाई संपादित की जा रही है। जिन भी मदरसों को अवैध संचालन पाए जा रहे हैं वहाँ पे सील लगाई जा रही है और सभी को नोटिस ऑलरेडी जारी किए जा चुके हैं। अब तक हमारे संख्या लगभग हमें 50 के आसपास हमारे मदरसों की वो हो चुकी है। लगभग हमारे 30 के आसपास लगभग सील हो चुके हैं। इसमें संख्या वेरी करती है क्योंकि हमारी डेली रिपोर्टिंग रोज आती है और जो आज के एंड की जो डे की रिपोर्टिंग आएगी उसी के क्रम में हम लोग अपने पूरी एग्जैक्ट संख्या दे पाएंगे। खबर जनपद उधम सिंह नगर के बाजपुर से है। बता दें कि बिना नक्शा पास करवाए दुकानें निर्मित करने की शिकायत पर पहुंचे जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण उधम सिंह नगर व राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने ब्लॉक कार्यालय के सामने 12 दुकानों को सील कर दिया है। इस दौरान सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस फोर्स भी तैनात रही। संवाददाता लवकुश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। हल्द्वानी में अपर जिलाधिकारी के नेतृत्व में अधिकारियों व राजनीतिक जनप्रतिनिधियों की बैठक की गई, जिसमें धामी सरकार के 3 वर्ष के कार्यकाल पूर्ण होने पर 23 मार्च को संपूर्ण जिले में स्वास्थ्य शिविर सहित विभिन्न सामाजिक कार्यक्रम आयोजित किए जाने की रूपरेखा बनाई गई। बैठक में अपर जिलाधिकारी पिंचोराम चौहान ने बताया कि राज्य सरकार के 3 वर्ष पूर्ण होने पर पूरे जिले के विभिन्न विधानसभाओं में स्वास्थ्य कैंप और बहुउद्देश्य शिविर सहित कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। कार्यक्रम करेंगे वो हल्द्वानी में करेंगे। जो है नैनीताल, तो हमें जानकारी ये सरकार के 3 साल के उपलक्ष्य में जो भी कार्य हुए हैं, जो भी विकास कार्य हुए हैं, जो भी सर्विस कार्यक्रम हुए हैं, उसको जनता के सामने ले जाना है। और जनता की जो और अपेक्षाएं हैं, मुख्य रूप से इसका जो थीम दिया गया है वो जन सेवा थीम दिया गया है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश था आज वीसी में भी कि इसको हमें एक खुशी के रूप में तो मनाना ही है। खुशी के साथ साथ जो पब्लिक की अपेक्षाएं हैं उस पर भी हमको काम करना है, चाहे वो किसी भी रूप में भी अपना काम लेकर के आए। उस दिन शिविर के माध्यम से उसको वो काम देना है। मुख्य रूप से उद्देश्य इसका ये है। और सरकार ने जो 3 साल के अंदर जो काम किए हैं उत्तराखंड में, उसको हमको जनता के सामने एक लिस्ट के रूप में, प्रेजेंटेशन के रूप में प्रेजेंट करना है। मुख्य रूप से जो हमारे 3 साल कार्यक्रम हुए हैं उसमें लोकसभा इलेक्शन भी हुआ है और सरकार के द्वारा जो उपलब्ध किया है, मुख्य रूप से अभी जो यूसीसी लागू हुआ है, पूरे देश में पहला राज्य है उत्तराखंड जिसमें यूसीसी लागू किया गया है। उसका जो शादी के रजिस्ट्रेशन हैं, हमारे डाइवोर्स के जो रजिस्ट्रेशन हैं, वो हमारे उत्तराखंड में शुरू हो गए हैं और हमारे जनपद में 1800 से ज़्यादा एप्लीकेशन प्राप्त हो गई है और उसका 1500 के आसपास हमारे द्वारा उसका निस्तारण भी कर दिया गया है। यानी कि हम लोग शादी भी आज माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा स्पष्ट कहा गया है कि इसका उद्देश्य भी हमको जनता को बताना है कि यूसीसी लागू तो हुआ है, लेकिन उससे पब्लिक को क्या फ़ायदा होगा, जो सरकारी योजना है उसका पब्लिक के लिए क्या फ़ायदा होगा। तो उसके लिए ये शिविर हम द्वारा लगाए जा रहे हैं। इसी के साथ जोड़ दिया गया है एक चिकित्सा शिविर भी लगेगा, क्योंकि उत्तराखंड हम तो हल्द्वानी बैठे हैं कि दूर दराज के क्षेत्र में भी लोग बाग रहते हैं जिनको स्वास्थ्य की सुविधा नहीं मिल पाती है। तो उस उद्देश्य से चिकित्सा शिविर भी लगाए जा रहे हैं। उस चिकित्सा शिविरों के माध्यम से स्वास्थ्य का लाभ भी लिया जाएगा और स्वास्थ्य रिलेटेड जो भी प्रमाण पत्र होते हैं जनता के, उसका भी लाभ उनको मिलेगा। जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री धामी जी लगातार जनसेवा के कार्य कर रहे हैं उत्तराखंड में, और इन 3 वर्षों में उत्तराखंड के प्रगति के लिए, विकास के लिए, यहाँ की जनता के लिए बहुत सारे कार्यक्रम कार्य उन्होंने किए हैं। उसी प्रकार 3 वर्ष पूरे होने पर भी 22 मार्च से लेकर और 25 मार्च तक जन सेवा नाम जो थीम दिया गया है सरकार द्वारा, उसके तहत बहुत सारे कार्यक्रम, बहुउद्देशीय शिविर हों, चिकित्सा शिविर हों, तो इन सब कार्यक्रम किए जा रहे हैं। जिला मुख्यालय पर एक बड़ा कार्यक्रम और 22 तारीख को एक बड़ा कार्यक्रम अल्मोड़ा में, 23 तारीख को देहरादून में बड़ा कार्यक्रम और 23 मार्च को प्रत्येक मुख्यालय पर एक बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है और आप सब लोग उसमें आमंत्रित हैं। रामनगर में सरकारी अस्पताल को पीपीपी मोड से हटाने की मांग को लेकर पूर्व ब्लॉक प्रमुख संजय नेगी ने शुरू किया 24 घंटे का अन्न जल त्याग अनशन।
पूर्व ब्लॉक प्रमुख संजय नेगी ने कहा कि सरकार और स्वास्थ्य मंत्री झूठ बोलकर जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जो अब सहन नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मार्च में इस अस्पताल को पीपीपी मोड से हटाने की बात कही गई थी, लेकिन सुनने में आ रहा है कि अस्पताल को फिर से 3 माह के लिए बढ़ाए जाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसका पुरजोर विरोध किया जाएगा। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। देखिए 2020 में रामनगर का जो सरकारी अस्पताल था, इसे सरकार द्वारा अपने फ़ायदे के लिए पीपीपी मोड पर दे दिया गया था और 2020 और 21 में कोविड की लहर आई थी। आपने देखा होगा उस समय यहाँ पे कोई भी स्वास्थ्य सेवाएं ठीक नहीं थी, लचर स्वास्थ्य सेवाएं थी, जिस कारण कई लोगों ने अपनी जान से हाथ धोया और लगातार शिकायतें मिलने के बाद हमने लगभग 10 या 15 धरने प्रदर्शन हमने यहाँ पे इस अस्पताल के बाहर कर दिए हैं आज तक, लेकिन सरकार के कानून में जू नहीं रेंग रही है। पीपीपी मोड पर दिया गया है, प्राइवेट इसे बना दिया गया है, बाउंसर तक यहाँ पर रखे गए हैं, जिसको लेकर हमने और भी संगठनों ने मांग की और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, भारतीय जनता पार्टी के जो स्वास्थ्य मंत्री उन्होंने स्वयं कहा था, जब कुपी बस हादसा हुआ था उन्होंने स्वयं कहा था कि इसे सारे अस्पतालों को पीपीपी मोड से, उत्तराखंड के जितने भी अस्पताल उन्हें पीपीपी मोड से हटाया जाएगा, लेकिन उन्होंने एक सफ़ेद झूठ बोला था। आज पुनः मार्च में ये हटना था, पुनः ये जो है 3 माह के लिए बढ़ने जा रहा है, जिसको लेकर हमने आज यहाँ पे 24 घंटे का हमने अन्न जल त्याग रखा है। हम 24 घंटे तक ना पानी पिएंगे ना खाना खाएंगे। हमारे 4 साथी और मेरे यहाँ पे बैठे हुए हैं और यदि अब भी सरकार के कानून में जू नहीं रहेंगी तो निश्चित रूप से मार्च के बाद एक बड़ा आंदोलन रामनगर के अंदर किया जाएगा, इसको सरकारी अस्पताल में लाने के लिए। गुरुग्राम स्थित कलसिया पुल पर चल रहे मरम्मत कार्य के चलते नैनीताल रोड पर भारी जाम की स्थिति बनी हुई है, जिससे पर्यटक और स्थानीय लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए कुमाऊं कमिश्नर एवं मुख्यमंत्री के सचिव दीपक रावत ने मौके पर पहुंचकर पुल का स्थलीय निरीक्षण किया और अधिकारियों को मरम्मत कार्य जल्द से जल्द पूरा करने के सख्त निर्देश दिए। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। डिवीजन है बेसिकली पीडब्ल्यूडी की, उन्होंने ये ब्रिज यहाँ पे 2022 में बनाया था, बेली ब्रिज था और इसमें जो नए पुल है उसका टेंडर भी हुआ था, लेकिन उसमें कॉस्ट का कोई इशू था, वो काम नहीं हो पाया। वर्तमान में ये जो हमारा रोड का जो एक्सपेंशन होना है उसमें ये स्वीकृत है, उसके तहत ये बनेगा। लेकिन जो बेली ब्रिज फिलहाल चल रहा है इसमें 2 शिकायतें आई। एक तो ये शिकायत आई कि इसमें कुछ नट बोल्ट्स जो डिपार्टमेंट का कहना है चोरी हुए हैं ओवर द पीरियड, जिससे ये हल्का फुल्का इसमें रिपेयर्स का इशू था। पहली बात तो ये कहा गया है कि ये सबसे पहले मुकदमा दर्ज किया जाए इसमें, और जिन्होंने भी ये काम किया है उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई करेगी। सेकेंडली, इसमें मेंटेनेंस भी बहुत समय से नहीं हुआ था और मेंटेनेंस करना आवश्यक है, तो अभी पूरे डेक स्लैब को खोला जा रहा है और उसके बाद इंडिविजुअली हर एक बोल्ट को टाइट कर रहा जा रहा है और इसको हल्का सा लिफ्ट करके बाकी जो मेंटेनेंस के काम है वो किए जाने हैं। जो अभी आप डिपार्टमेंट का कहना है कि बाय संडे आप लोग इसे ख़त्म कर देंगे। ये भी डायरेक्शंस दिए गए हैं कि जितना काम रात को हो सकता है एक्स्ट्रा शिफ्ट लगा के रात में भी किया जाए, क्योंकि व्यस्तम रूट है और वीकेंड्स पे तो खैर बहुत ही लोग यहाँ से जाते हैं, उनको परेशानी होती है, तो जल्दी से जल्दी ये समस्या दूर हो, इसके लिए डिपार्टमेंट को इंस्ट्रक्शंस दी। हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में राज्य आंदोलनकारी हरीश पनेरू ने भीमताल विधानसभा के ग्रामीण क्षेत्रों में शराब की 5 नई दुकानें खोले जाने का विरोध करते हुए उन्हें वापस लिए जाने की मांग की है। राज्य आंदोलनकारी हरीश पनेरू का कहना है कि भीमताल विधानसभा में स्वास्थ्य व्यवस्था चौपट है, स्कूलों में शिक्षक नहीं है और सरकार मूलभूत व्यवस्थाओं को ठीक करने की बजाय शराब की दुकान खोलने का काम कर रही है, जिसको किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। नशा नहीं, रोजगार दो। मार्च का महीना आ रहा है, शराब के ठेके अनगिनत रूप से बढ़ा दिए गए हैं। रोजगार देने की बजाय सरकार जो है नशे की, शराब की भट्टियां बढ़ा रही है। रिमोट एरिया डोली गांव जैसे, अमृतपुर जैसे जो हमारे भीमताल विधानसभा के बहुत पिछड़ा है, रोजगार दे नहीं रही है सरकार और निश्चित रूप से शराब की, नशे की खोरी बढ़ा रही है। तो हमने आज यहाँ से नारा दिया है, अत्तर गांजा छोड़ दो, शराब की बोतल तोड़ दो, शराब नहीं रोजगार दो, नारे के साथ हम हुए हैं। और ये पूरे उत्तराखंड में शराबबंदी होनी चाहिए। ये इसलिए होनी चाहिए, जब गुजरात में शराबबंदी हो सकती है, बिहार में हो सकती है, मिजोरम में हो सकती है, तो उत्तराखंड तो देवभूमि है। नशा क्यों दे रहे हो आप, रोजगार क्यों नहीं दे रहे हो? हर हाथ में खुशहाली हो, हर हाथ में रोजगार हो, तो नौजवान जो पहाड़ की जवानी और पानी है वो तभी
ठीक हो सकता है। अन्यथा हमारे जो नौजवान आने वाली जो हमारी पीढ़ी है उसको नक्शे की गिरफ्त में धकेल करके पहाड़ को खोखला करने का प्रयास किया जा रहा है। ये देश के लिए और उत्तराखंड के लिए अच्छा संकेत नहीं है। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि हमारा देश के प्रति जो लगाव है, देश के प्रति जो प्रेम है, जब तक हमारी पीढ़ियाँ रहेंगी, जब तक भारत देश रहेगा, जब तक हमारा भारत के प्रति प्रेम को कोई कम नहीं कर सकता। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि मोदी जी, धामी जी और कैड़ा जी, आप कहते थे, राम सिंह कैड़ा जी ने कहा था कि मंदिर में जाकर कसम खाई की 2000 में धामी और मोदी के नेतृत्व में हम शराबबंदी करेंगे, काठगोदाम से लेकर पूरे ऊपर को कहीं शराब की दुकानें नहीं खोलेंगी। आज सारे क्षेत्र में शराब की भट्टियां बढ़ा दी गई हैं। ये चिंताजनक है। इसका जवाब जनता भी देगी और देवता भी देंगे। जब ऐसे हमारे नौजवानों को आप खोखला करने का काम करोगे तो मुझे लगता है एसएसपी अल्मोड़ा के आदेश पर लापरवाह चालकों पर सख्ती, खतरनाक तरीके से रश ड्राइविंग कर रहे 2 स्कूटी चालकों पर अल्मोड़ा ट्रैफिक पुलिस ने कार्रवाई की है। स्कूटियों को सीज किया गया है। वाहन में क्षमता से अधिक सवारी बैठाने पर 2 मैक्स चालकों का कोर्ट का चालान कर डीएल निरस्तीकरण की कार्रवाई भी की गई है। संवाददाता हेमंत मेहरा की रिपोर्ट। आपको बता दें, सामाजिक संस्था इंटरनेशनल पायनियर्स क्लब द्वारा रामनगर स्थित श्री खत्री सभा भवन में 19 एवं 20 मार्च को 2 दिवसीय निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 200 से अधिक रोगियों ने अपना पंजीकरण कराकर इसका लाभ उठाया। शिविर में मरीजों की जांच करने के साथ ही उन्हें निःशुल्क दवाइयां भी वितरित की गयी। ये शिविर उजाला हॉस्पिटल काशीपुर के सहयोग से आयोजित किया गया। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। ये इंटरनेशनल फाइनेंस के द्वारा हर साल जो है 3-4 शिविर लगाए जाते हैं। आज का मकसद जो है कैंसर को जो है ज़्यादा फैल रहा है, इसलिए उसको रोकने के लिए जागरूकता अभियान के तहत कैंसर के डॉक्टर एम्स से आए हुए हैं जो उजाला हल्द्वानी में रहते हैं और काशीपुर हफ्ते में 1 दिन रहते हैं। तो उसके अलावा हमने फाइनेंस की तरफ से ब्लड की जाँचें हो रही हैं, यहाँ खून की जाँच हो रही है फ्री में, और ब्लड प्रेशर और शुगर की जाँच, और दवाइयाँ यहाँ पर जो जितने भी रोगी आ रहे हैं, हड्डी वाले या दर्द के या फिजिशियन से संबंधित या कैंसर से, सबकी दवाइयाँ यहाँ पर आज फ्री हैं हमारी तरफ से, और ये हमेशा हम कराते रहते हैं समय समय पर। और फाइनेंस क्लब इसमें कहीं किसी का सहयोग चंदा नहीं लेता है, अपने पैसे से जो हमारे कार्यकर्ता हैं हर जगह, जहाँ चाहे दिल्ली शाखा, हापुड़ शाखा या जगह काशीपुर, जगह जगह जहाँ शाखा है, वो अपने अपने खर्चे से ब्लड डोनेट कैंप बीच बीच में कराते रहते हैं। देखिए, कैंसर के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इसके जो मूल कारण हैं उसमें एक तो बढ़ती उम्र रहती है, कुछ हमारा जेनेटिक मेकअप है कि हमारा जो शरीर के अंदर जो सेल्स डिवाइड होते हैं वो डीएनए रिपेयर नहीं हो पाता है, ये मूल कारण कैंसर का रहता है। पर जो हमारे हाथ में है, जो हमारे बस में है, वो है कि लगभग 1/3 कैंसर जो हैं वो पूरी तरह तंबाकू, शराब, गुटखा इनके सेवन से होते हैं। अब चाहे वो बीड़ी हो, सिगरेट हो। तो अगर हम सिर्फ अपने आप को इन एक सरल सी मैं सुझाव अगर दूंगा, इन चीज़ों से दूर रखें तो काफ़ी हद तक हम खुद को कैंसर से बचा सकते हैं। और जो इसकी लक्षण की हमने बात करी, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने शरीर का ध्यान रखें। अगर शरीर के किसी भी भाग में कोई गांठ है, खास करके अगर वो तेज़ी से बढ़ती नज़र आए, जैसे कि महिलाओं में अगर हम बोलें तो स्तन कैंसर सबसे कॉमन कैंसर है, तो छाती में कुछ गांठ अगर है जो खास करके तेज़ी से बढ़ रही है तो उसको आपको ज़रूर समय से जांच करा लेना चाहिए। जो लोग तंबाकू का सेवन करते हैं या बीड़ी सिगरेट का, उनके लिए मुंह में अगर छाले हैं जो लंबे समय से ठीक नहीं हो रहे हैं तो ये भी कैंसर का एक लक्षण हो सकता है। बाकी कैंसर के लक्षण हैं, अगर वज़न तेज़ी से घट रहा है, भूख नहीं लग रहा है, या कोई भी एबनॉर्मल ब्लीडिंग है मल मूत्र में, या फिर नाक से मुंह से ब्लीडिंग आती है, तो ये भी कैंसर के शुरुआती लक्षण हो सकते हैं। तो समय से जांच कराना अनिवार्य होता है। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। कोतवाली पुलिस ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर खेत में शव फेंकने के मामले में आरोपी पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। मामले का खुलासा उधम सिंह नगर जिले की एसपी क्राइम निहारिका तोमर के द्वारा रुद्रपुर स्थित एसएसपी कार्यालय में किया गया। उन्होंने बताया कि प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करने के मामले में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। 17 मार्च को हमारे कोतवाली किच्छा में एक तहरीर प्राप्त हुई थी एक महिला द्वारा, इसका नाम पारुल है, कि उनके पति हरीश 15 तारीख रात के 9 बजे से गुमशुदा हैं। इस पर हमारी कोतवाली में गुमशुदगी लिखी गई थी। उसी दिन एक शव बरामद हुआ जिसका पहचान हरीश के रूप में की गई थी, जो उनके घर से 60 या 70 मीटर की दूरी पर एक गेहूं के खेत में थी।
19 तारीख को जब हमारी पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई पूरी हुई तो उसके बाद वादी शंकर द्वारा एक तहरीर दी गई जिसमें एक नामजद व्यक्ति का नाम दिया गया जिसका नाम मोहम्मद रईस उर्फ बाबू है, जो सिरौली कला कोतवाली किच्छा का ही रहने वाला है। उसमें ये लिखा गया कि उनको शक है कि इस व्यक्ति द्वारा ही उनके भाई हरीश की हत्या की गई है। इस पर हमारी कोतवाली किच्छा में एक मुकदमा पंजीकृत किया गया। जब मुखबिर की सूचना पे जब दबिश दी गई पारुल के घर में जो हरीश की पत्नी है, तो वहां पर मोहम्मद रईस और बाबू भी पाया गया और इनके द्वारा जुर्म इकबाल किया गया कि इन दोनों के द्वारा मिलकर ही एक साजिश के तहत हरीश की हत्या की गई थी। इसमें इनके द्वारा एक तकिए का प्रयोग करके उसका मुंह दबाया गया था, उसे स्मॉदरिंग से मारा गया है। जब पूछताछ की गई तो ये पता चला कि इन दोनों का एक प्रेम प्रसंग था, मोहम्मद रईस और बाबू और पारुल का, और इसके कारण जब हरीश को ये बात पता चली तो इनके झगड़े होते थे और इनमें पारिवारिक मतभेद आ गया था। इसी के चलते दोनों द्वारा, पारुल और बाबू द्वारा एक साजिश रची गई हरीश को रास्ते से हटाने की और उसे जान से मारने की, और इनके द्वारा हत्या कारित की गई। हत्या करने के बाद हरीश के शव को एक गेहूं के खेत में जाकर डाल दिया गया जो उनके घर से 60 या 70 मीटर दूर है। इसमें हमारे द्वारा टेक्निकल सर्वेलेंस की भी मदद ली गई और उसमें हमारे द्वारा टेक्निकल एविडेंसेस भी कलेक्ट किए गए हैं। दोनों के मोबाइल फ़ोन और कॉल डिटेल से भी साजिश का पर्दाफाश होता है। इसमें हमारे द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष दोनों को पेश करके इनकी रिमांड ली जाएगी। जिस तरह से कि पूरा उसी गांव का रहने वाला है जी, जो मल्ली देवरिया गांव है वहां पर हरीश अपनी पत्नी पारुल के साथ रहता था और जो मोहम्मद रईस और बाबू है ये सिरौली कला में रहते हैं। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए सुरागीला न्यूज़ चैनल के साथ। धन्यवाद।